हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। क्यों होता है, क्या क्या टाइप्स हैं इसके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है और प्रिवेंशन, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होता क्या है। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स द इन्फेक्शन दैट द पेशेंट गेन और एक्वायर्ड ड्यूरिंग हर हॉस्पिटल स्टे वाइल रिसीविंग द ट्रीटमेंट फॉर अदर डिजीज़ कंडीशन। इसको हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। यानी कि पेशेंट क्या है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ अपने किसी और डिजीज़ कंडीशन की वजह से। ठीक है, पेशेंट आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ अपने किसी और डिजीज़ कंडीशन की वजह से। जब वो उस डिजीज़ कंडीशन के रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ले रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को कोई अदर इन्फेक्शन हो जाए, उसे हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। राइट, हमेशा जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है वो एडमिशन के 48 आवर्स के बाद या फिर 48 आवर्स के अंदर अंदर इन्फेक्शन होता है। कौन सा, हॉस्पिटल इन्फेक्शन यानी कि नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ किसी और डिजीज़ कंडीशन की वजह से, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में स्टे कर रहा था तो उसे क्या हो गया, कोई अदर इन्फेक्शन हो गया है, उसे हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये एडमिशन होने के 48 घंटे के बाद या 48 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। और अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो पेशेंट डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, लेकिन अगर उसको 3 डेज़ के बाद या फिर 3 डेज़ के अंदर अंदर इन्फेक्शन होता है तो ये भी किस में आता है, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में ही आता है। और इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसमें कोई मेटेलिक इम्प्लांटेशन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, एक मिनट, क्या हुआ, कोई मेटेलिक इम्प्लांटेशन हुआ, यानी कि कोई भी उसके अंदर कोई भी मेटेलिक चीज़ को इम्प्लांट किया गया, लाइक एज आईयूडी। ठीक है, तो मेटेलिक इम्प्लांटेशन के बाद अगर पेशेंट में 1 ईयर या फिर 1 ईयर के अंदर अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो ये भी किस में आता है, हमारे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में ही आता है। और अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई, ठीक है, पेशेंट का कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ, सर्जिकल प्रोसीजर होने के बाद 30 डेज़ या फिर 30 डेज़ के अंदर अंदर अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होता है तो उसे भी हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन ही कहते हैं। क्लियर। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन की। मैंने क्या बोला था कि जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है ये कब हो रहा है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में स्टे करता है अपनी किसी और डिजीज़ कंडीशन की वजह से, लेकिन उसको अगर हॉस्पिटल स्टे करने के टाइम पे अगर उसे इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नॉर्मली एडमिशन के बाद 48 घंटे बाद या 48 घंटे के अंदर अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है। देन उसके बाद अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए तो अगर 3 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के अंदर भी इन्फेक्शन होता है। ठीक है, डिस्चार्ज होने के बाद। वहीं अगर किसी पेशेंट में सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो तो 30 डेज़ के बाद इन्फेक्शन होता है। और अगर पेशेंट में कोई मेटेलिक इम्प्लांटेशन हुआ है तो उसमें 1 ईयर या 1 ईयर के अंदर अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है। राइट, देन उसके बाद है ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है इसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है, वो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल से मिला हो। एक्वायर्ड मतलब होता है गेन करना या मिलना, तो वो इन्फेक्शन जो हमें हॉस्पिटल में स्टे करने के टाइम पे मिला हो, क्लियर, उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और इसका एक अदर नेम और भी है, इसके अलावा इसको हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्या, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के ही अदर नेम्स हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये तो था सिर्फ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में कि क्या होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन में होता है, वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद कॉजेज़ क्या क्या होते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन होने के। तो सबसे फर्स्ट है पैथोजेंस। आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल्स में वेराइटीज़ ऑफ पेशेंट्स आते हैं। ठीक है, तो और हॉस्पिटल्स में क्या होती है, बहुत तरीके के पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो इंक्लूडिंग चाहे वो बैक्टीरियाज हों, चाहे वो क्या हो, वायरसेस हों। ठीक है, अलग अलग टाइप के, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वो फंगाई हो, वो सारे वो पैथोजन जो पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इन्वेजिव प्रोसीजर।
इन्वेजिव प्रोसीजर यानी कि अगर पेशेंट का हॉस्पिटल में कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर हुआ है, इन्वेजिव प्रोसीजर मीन्स क्या होता है, जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेजिव प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि पेशेंट की स्किन में कट लगता है और कोई जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेजिव प्रोसीजर। तो अगर कोई पेशेंट का इन्वेजिव प्रोसीजर है तो वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो ये तो थे कॉजेज़। उसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, कितने टाइप्स के इन्फेक्शन होते हैं हॉस्पिटल्स में। तो सबसे फर्स्ट है वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन क्या होता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में VAP भी बोलते हैं। ठीक है, VAP यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। निमोनिया दैट डेवलप्स इन पेशेंट हु आर ऑन अ वेंटिलेटर। ठीक है, तो नाम से ही है कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी कि निमोनिया पेशेंट को हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है। वेंटिलेटर की जो ट्यूबिंग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रही है, मैं आपको इमेज बताती हूँ, ये पेशेंट की ET ट्यूब डली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पेशेंट में इस ट्यूब में क्या है, इन्फेक्शन है, या फिर जो भी हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के जो हैंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने वॉश नहीं किए हैं, वो इन्फेक्टेड है, तो इसमें क्या हो सकता है, वेंटिलेटर के थ्रू पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी ट्यूबिंग प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है। राइट, इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। निमोनिया जो पेशेंट को वेंटिलेटर की वजह से हो रहा है। ठीक है, या फिर निमोनिया, उन पेशेंट में निमोनिया डेवलप हो रहा है जो क्या है, वेंटिलेटर पे है। देन उसके बाद है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉटी भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन दैट डेवलप्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इन्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। अब इसमें क्या है, पेशेंट में कैथेटर लगा है, यूरिनरी कैथेटर लगा है, तो अगर उस यूरिनरी कैथेटर को उसके टाइम ड्यूरेशन के टाइम पे ही अगर उसको रिमूव नहीं किया गया, हर एक चीज़ का यूज़ करने का अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है, अगर उस टाइम पे उसको रिमूव नहीं किया गया कैथेटर को, या फिर उस कैथेटर को क्लीन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उसकी वजह से अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कॉटी बोलते हैं, यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। राइट, देन उसके बाद है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड पुअर हाइजीन। अगर जो फूड है वो कंटामिनेटेड है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन करके नहीं बनाया गया है, कंटामिनेटेड फूड है और पुअर हाइजीन है। जैसे जो भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में क्या करते हैं, जो भी खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर वो क्या है, फूड को प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं कर रहे हैं बनाने से पहले, या फिर जो उनकी हाइजीन है वो बहुत पुअर है, वो अपनी हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो हाइजीन है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर। उसके बाद है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CLABSI, यानी कि सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन अकर व्हेन जर्म्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द सेंट्रल लाइन। ठीक है, अगर पेशेंट को सेंट्रल लाइन से क्या हो रहा हो, अगर पेशेंट की क्या है, सेंट्रल लाइन डली हुई है, ठीक है, पेशेंट की सेंट्रल लाइन डली हुई है, अगर वहाँ पे से उसके थ्रू अगर जर्म्स जो है वो पेशेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। ये भी क्यों होता है, क्योंकि वही चीज़ है कि अगर हम क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे, ऐसे ही बिना ग्लव्स के हमने सेंट्रल लाइन को टच कर दिया, मेडिकेशन कर दी, तो देन क्या हो सकता है, पेशेंट में सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मीन्स इन्फेक्शन डेट अकर आफ्टर अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, पेशेंट की क्या हुई, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर हुआ या फिर सर्जिकल कोई भी इंसिजन लगा, तो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये हमेशा सर्जिकल प्रोसीजर होने के 30 डेज़ बाद हमें देखने को मिलता है। कौन सा, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में
SSIS भी बोलते हैं, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस, ठीक है। और ये कब होता है, जहाँ पे भी सर्जरी की साइट है, जो भी सर्जिकल इंसिजन लगा है जहाँ पे भी, वहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है। कब? 30 डेज़ के बाद। क्लियर? तो बेसिकली ये तो था टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हॉस्पिटल में हमें हो रहा है वो कितने टाइप्स का है। तो वो हमारे कितने टाइप्स के, टोटली 5 टाइप के थे। पहले तो हमने पढ़ा था वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सेकेंड हमने पढ़ा था कॉटी यानी कि कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, देन सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड लास्ट सर्जिकल साइट इंसिजन। उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स यानी कि जो इन्फेक्शन है उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो कैसे कैसे फैल रहा है। क्लियर? तो वही चीज़ है कि सबसे पहले डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा। अगर आप पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं या फिर पेशेंट के, चाहे उसके ब्लड के कांटेक्ट में आए, ठीक है, चाहे उसकी बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके कांटेक्ट में आए, ये आते हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशन में। आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में आ चुके हैं, चाहे उसके ब्लड में आओ या फिर चाहे उसके बॉडी फ्लूइड्स में आओ, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो ग्लव्स नहीं पहने थे, राइट। देन आपने क्या करा, ऐसे ही अपने हैंड्स से आप पेशेंट के ब्लड या बॉडी के फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आ गए। उसके बाद चलो आ तो गए, उसके बाद आपने क्या करी, अपनी हैंड वॉशिंग नहीं करी, अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन नहीं करी, और ऐसे ही जो कंटामिनेटेड फिंगर्स थे, हैंड्स थे, उनको अपनी आइज़ में टच कर लिया या फिर अपने मुंह में इंसर्ट कर लिया। तो इससे क्या हो सकता है, वो इन्फेक्शन क्या है आपको भी हो सकता है। ये होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। सेम ऐसे ही पेशेंट का भी है। पेशेंट ने क्या किया, दूसरा पेशेंट था, अफेक्टेड पेशेंट था, उससे कांटेक्ट में आया, हैंड वॉशिंग नहीं करी और क्या किया, ऐसे ही अपने आइज़ रब कर ले या फिर मुंह में हाथ को डाल दिया। तो उससे क्या होगा, पेशेंट को दूसरे का इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। उसके बाद है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या है, वो पेशेंट जो अफेक्टेड पर्सन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है, उसके जैसे यूटेंसिल्स हो गए, टावल्स हो गए, ठीक है, उसकी जो अदर चीज़ें हैं उसके कांटेक्ट में आया है, तो उसकी वजह से भी जो अफेक्टेड पर्सन का जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे पेशेंट को हो सकता है। देन है एयरबोर्न ट्रांसमिशन, या फिर आपने क्या किया, देखो ऐसा भी है कि जैसे आपने क्या किया, पेशेंट की आप डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आप पेशेंट की ब्लड या बॉडी फ्लूइड में आए, कांटेक्ट में आए, आपने हैंड वॉशिंग नहीं करी, आपने दूसरे पेशेंट को भी टच कर लिया, ठीक है, तो एक का इन्फेक्शन दूसरे को फैल गया। सेम वैसे ही इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होगा, एक की जो चीज़ें हैं वो दूसरे ने यूज़ कर ली, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हो जाएगा। फिर आता है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी कि हमारे एयर्स में बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर अफेक्टेड पर्सन ने क्या किया, कफ किया, स्नीज किया, तो उसके जो भी इन्फेक्शन है वो क्या होगा, बाहर एयर में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और वही अगर एयर आपने इनहेल कर ली तो आपको भी क्या हो सकता है, आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस तरीके से ये है एयरबोर्न ट्रांसमिशन। देन है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसने स्नीज किया, कफ किया, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, वो जो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो पैथोजेंस है वो प्रेजेंट होगा, और वही चीज़ अगर आपने इनहेल कर ली तो वो चीज़ आपको भी हो सकती है। तो इस तरीके से ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। क्लियर? देन उसके बाद है लास्ट प्रिवेंशन। अब अगर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है तो हमें कुछ मेजर्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहला क्या है, हैंड हाइजीन। हमें अपनी हैंड हाइजीन मेंटेन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को टच किया, देन बिना हैंड वॉशिंग करे दूसरे पेशेंट को टच कर लिया, या फिर इस पेशेंट को टच किया बिना हैंड वॉशिंग करे वो जो कंटामिनेटेड हैंड है उनको आइज़ में, अपने मुंह में ऐसे इंसर्ट कर लिया, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कभी भी आपने क्या करनी है, अपनी हैंड हाइजीन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है आइसोलेशन प्रिकॉशंस। हमें हमेशा आइसोलेशन प्रिकॉशंस को फॉलो करना है हॉस्पिटल सेटिंग्स में, ठीक है। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिनको आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हमारा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है ताकि वो जो डिजीज़ है वो किसी और पर्सन को, या फिर वो जो इन्फेक्शन है वो किसी और पर्सन को ना फैले।
क्लियर। उसके बाद है मिनिमाइज इन्वेजिव प्रोसीजर। हमें क्या करना है, इन्वेजिव प्रोसीजर को मिनिमाइज करना है, जैसे कैथेटर इंसर्ट करना। अगर डॉक्टर ने बोला है और पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, तभी हमने कैथेटर को इंट्रोड्यूस करवाना है बॉडी में। ऐसे ही मतलब ऐसे ही मजे मजे के लिए कैथेटर को इंट्रोड्यूस नहीं करवाना है, ठीक है। ऐसे ही मतलब मन करा तो डाल दे कैथेटर, इट इज़ नॉट गुड, राइट। तो हमें क्या करना है, जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं उनको मिनिमाइज़ करना है, ताकि जो ये सर्जिकल साइट इंसिजन वाले जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो हो रहा है पेशेंट को वो ना हो, या फिर जो कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट को हो रहा है वो ना हो, ठीक है। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। इन्वेजिव प्रोसीजर में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे हमारा वेंटिलेटर, ठीक है। हम ET ट्यूब इंसर्ट करते हैं पेशेंट में, तो वो भी क्या आता है कि इन्वेजिव प्रोसीजर में ही आता है, राइट। तो वो ये जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें तभी करने हैं जब क्या हो, पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो, जब नेसेसरी हो तब, राइट। उसके बाद है वेस्ट मैनेजमेंट। प्रॉपर तरीके से जो भी वार्ड का वेस्ट है उसको हमने क्या करना है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद है असेप्टिक टेक्निक। हम जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं हमें हमेशा असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना है, ताकि पेशेंट को इन्फेक्शन जो है क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। देन उसके बाद है स्टरलाइजेशन। हमें क्या करना है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका प्रॉपर तरीके से स्टरलाइजेशन नहीं होगा तो उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट हैं, जो उसमें पैथोजन प्रेजेंट है वो किल नहीं होंगे, क्लियर। उसके बाद है, अच्छा ये दो बार लिख दिया, यूज़ ऑफ एसेप्टिव टेक्निक। तो वही चीज़ है कि आपको क्या करना है, एसेप्टिव टेक्निक का यूज़ करना है जब भी आप कोई भी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, क्लियर। तो ये था ऑल ओवर नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।